पहलू पर करेंगे बात। तो बीजेपी नई रणनीति के साथ ग्वालियर चंबल अंचल में उतरने वाली है। मकसद है 2023 से पहले पूरे अंचल में बीजेपी को और मजबूती देना। पार्टी का मकसद एट्रोसिटी एक्ट पर 2018 में एससी एसटी और सवर्णों के बीच बढ़े मनमुटाव को कम करके सभी को एक साथ बीजेपी के पाले में लाना है। बीजेपी का एक और मकसद ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का बचा जनाधार भी ध्वस्त करना है। जिम्मेदारी मिली है सिंधिया के खासम खास को। रिपोर्ट देखिए। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आखिर क्यों बीजेपी को ग्वालियर चंबल अंचल का टेंशन सता रहा है। कभी कांग्रेस का चेहरा रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी का बड़ा चेहरा हैं। उसके बाद भी बीजेपी ग्वालियर चंबल में सामाजिक समरसता अभियान पर क्यों दे रही है जोर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में निर्णायक भूमिका में रहे ग्वालियर चंबल में बीजेपी एक बार फिर ताकत झोंकने जा रही है नए गेम प्लान के साथ। तैयारियां 2023 के मद्देनजर हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी ने सत्ता दोबारा हासिल कर ली। उपचुनाव में भी बीजेपी ने 28 में से 19 सीटें अपने नाम कर ली। लेकिन 2018 में एट्रोसिटी एक्ट पर शुरू हुए विवाद का असर सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल में हुआ था। एससी एसटी एक्ट के विरोध और समर्थन को लेकर हिंसा भी हुई थी। जातीय गुटबाजी ने बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया था। ऐसे में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बड़ा वोट बैंक कांग्रेस के खाते में चला गया और कांग्रेस ने 34 विधानसभा सीटों में 26 सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता हासिल कर ली। हालांकि सिंधिया के दबदबे के बावजूद बीजेपी 2023 के लिहाज से ग्वालियर चंबल में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अब जातीय गोलबंदी से इतर एससी एसटी और सवर्ण वोट को दोबारा बीजेपी के पाले में लाने नया प्लान तैयार है। जिम्मेदारी सिंधिया के खासम खास और शिवराज सरकार में मंत्री तुलसी सिलावट को दी गई है। सिलावट का दावा है कि सभी जातियों के बीच समन्वय बनाया जाएगा। 2 अप्रैल को दुखद घटना हुई थी। समाज का हमारा 2 वर्ग, हमारे 2 हिस्से शरीक है। कोई आपस में कुछ थोड़ा हुआ जहाँ सरकार का सोच, सरकार का चिंतन, सरकार का संकल्प है दोनों वर्गों से मिलकर समन्वय के साथ, सामंजस्य के साथ, इसका समर्था के साथ, समन्वय के साथ सामंजस्य का समाधान युद्ध स्तर पे किया जाएगा। कैसे होगा सर वो? दोनों पक्षों से मिलकर बात करेंगे। जो सबसे अच्छा, जब विचार करो, चिंतन करो तो फिर उसका अमृत निकलता है। दोनों पक्षों से बात करेंगे कि समाधान अच्छे से निकले। टाइम लिमिट कहता है कि सर कब कैसे क्या होगा? अब मैं कोई विधानसभा वाला उत्तर तो नहीं दूंगा अति शीघ्र। नहीं, अच्छे से करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में भले आ गए हों, उपचुनाव में जीत भी दिलाई हो, लेकिन ग्वालियर चंबल में उपचुनाव में कांग्रेस को मिले वोट के लिहाज से उसे नजरअंदाज करना बड़ी भूल होगी। भले ही कांग्रेस ने सीटें कम जीती, लेकिन वोटों के लिहाज से कांटे का मुकाबला जरूर रहा और यही बीजेपी की चिंता का सबब भी है। सो अब टारगेट कांग्रेस के उस आधार को कमजोर कर माहौल भगवा में बनाना है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के इस प्लान पर तंज कस रही है। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे पीसी शर्मा कहते हैं बीजेपी का हर प्लान ग्वालियर चंबल में बेअसर होने वाला है। माहौल क्या सुधारेंगे? जिन लोगों की जान गई है वो वापस दिलवा देंगे, जिनके घर बर्बाद हुए हैं वो वापस दिला देंगे। और तुलसी सिलावट जी को तो ये तय करना चाहिए कि उस समय आप क्या बोल रहे थे और आज क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी भी कम से कम एससी के मामले में आप उसी वर्ष से आते हो, अभी तो वही वाले वचन बोलो जो उस समय बोले थे, उसी से वहाँ के लोगों का कुछ कल्याण हो सकता है। दरअसल एससी एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद 2 अप्रैल 2018 को दलित संगठनों के बुलाए भारत बंद के दौरान ग्वालियर चंबल में जमकर हिंसा हुई। एससी एसटी और सवर्ण में मनमुटाव इतना बढ़ा कि असर साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव पर हुआ। ग्वालियर चंबल में बीजेपी को भारी सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन अब कोशिश है बीजेपी की अगले विधानसभा चुनाव से पहले जातीय संतुलन साधने की। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
2018 में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने वाले ग्वालियर चंबल अंचल में पार्टी के पास अब ऐसा नेता नहीं है जो पूरे अंचल में पार्टी का झंडा बुलंद कर सके। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद अंचल में कई कांग्रेसी दिग्गज हैं, लेकिन पूरे अंचल में एक भी ऐसा स्वीकार नेता नहीं है जो सिंधिया से सीधा मुकाबला कर सके। देखिए खबर में दम है। कांग्रेस छोड़ने के बाद ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस नेतृत्व विहीन नजर आ रही है। अंचल में कांग्रेस के पास दिग्गज नेता तो है, लेकिन मुखिया के तौर पर सेहरा बांधकर आगे आने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसे में बीजेपी ने तंज कसा है कि कांग्रेस के पास अंचल तो क्या पूरे एमपी में दमदार नेतृत्व नहीं है, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि उनके पास मजबूत कार्यकर्ताओं की फौज है। तो सवाल यही उठता है कि क्या 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के लिए कोई नेतृत्व तैयार होगा, या फिर कांग्रेस को कार्यकर्ताओं के दम पर ही चुनाव मैदान में उतरना पड़ेगा। 2018 विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल में दमदार प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस नेतृत्व विहीन नजर आ रही है। ग्वालियर चंबल की सियासत में छत्र राज करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में कांग्रेस ने 2018 में अंचल में 34 में से 26 सीटें अपने नाम कर बम्पर प्रदर्शन किया, सत्ता भी हासिल हुई। लेकिन सिंधिया के बीजेपी में जाने के साथ ही कांग्रेस यहां न केवल कमजोर बल्कि बगैर नेता की नजर आने लगी। तो उस कद का कोई नेता कांग्रेस में बचा नहीं, और अभी पिछले 1-1.5 साल होने को आ गया है सिंधिया को गए हुए, अभी तक कांग्रेस ने भी ऐसा कोई नेता तैयार नहीं किया है जो सिंधिया की टक्कर देने के लिए उसके समकक्ष सामने बिल्कुल खड़ा होकर दिखाई दे, जिससे जनता ऐसा माने कि ये टक्कर दे सकते हैं। तो एक तरह से अभी तो वैक्यूम पड़ा हुआ है, एकदम खाली पड़ा हुआ है मैदान, कि उस कद पर कोई नहीं है। बाकी अपनी कांग्रेस अपने अपने जिलों में अपने अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन सिंधिया का मुकाबला करने के लिए सीधे कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है। कांग्रेस इसके बाद से यह नया नेतृत्व तैयार ही नहीं कर पाई जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले पार्टी का नेतृत्व कर पाए। मसलन ग्वालियर चंबल अंचल में पार्टी का आधार तो है, लेकिन एक स्वीकृत नेतृत्व पार्टी के पास नहीं है। हालांकि ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के पास डॉक्टर गोविंद सिंह, केपी सिंह जैसे वरिष्ठ नेता, लाखन सिंह यादव, रामनिवास रावत जैसे दिग्गज नेता भी मौजूद हैं। इसे कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी कहें या सियासत, इनमें से ना तो किसी को आगे बढ़ाया गया, ना ही किसी दिग्गज ने खुद आगे आने की कोशिश की। उस पर बीजेपी का कटाक्ष कांग्रेस के पास ग्वालियर चंबल अंचल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कोई बेहतर नेतृत्व नहीं है। कांग्रेस के पास पूरे प्रदेश में ही नेतृत्व नहीं है। ग्वालियर अंचल तो छोड़िए, पूरे प्रदेश में जिस तरह से कमलनाथ जी थोड़े बहुत सक्रिय, अगले कमलनाथ जी के उम्र के कार्यकर्ता काम करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए कांग्रेस पूरी तरह धीरे धीरे प्रदेश से समाप्ति की ओर है, और जब नेतृत्व करने वाला नहीं है तो कार्यकर्ता किसके साथ लगेंगे। अंचल में कांग्रेस में खुद एकता नहीं है, चाहे अंचल की बात करें या प्रदेश की बात करें, कांग्रेस में एकरूपता नहीं है। कांग्रेस में यही पता नहीं है कि कौन नेता है, कार्यकर्ता खुद भटकते फिर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का दावा कि अंचल में आधार भी है और जनाधार भी, मतलब नेता तो मजबूत हैं ही, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी मजबूत है। डबरा सीट इमरती देवी 60,000 वोटों से जीती थी। विधानसभा उपचुनाव में सिंधिया जी ने बहुत मेहनत की डबरा सीट से, और वह सीट सिंधिया जी के नेतृत्व में भाजपा हार चुकी है। वहां से कांग्रेस विधायक सुरेश राजे हैं। तो सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो तानाशाही का काम करते थे, कार्यकर्ताओं को काम नहीं करने देते थे। सिंधिया जी के जाने के बाद कांग्रेस मजबूत हुई है। एमपी की सत्ता हासिल करने सियासी दलों को ग्वालियर चंबल में बेहतर प्रदर्शन हर हाल में जरूरी होगा। बीजेपी जहां जातीय संतुलन बनाने में जुटी है, तो कांग्रेस के सामने चुनौती नई लीडरशिप की है जो इस अंचल में पार्टी का नेतृत्व कर पाए। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में अब रामचरितमानस के साथ ही भगवत गीता भी पढ़ाई जाएगी। कॉलेजों में सेकंड ईयर के सिलेबस में भगवत गीता का पाठ शामिल किया जाएगा। भोपाल में सीएम शिवराज ने युवा संवाद के दौरान खुद छात्र छात्राओं को कॉलेज में भगवत गीता पढ़ाए जाने का ऐलान किया था। रिपोर्ट देखिए।
छात्र छात्राएं रामचरितमानस और भगवान श्री राम के सोशल इंजीनियरिंग का पाठ पढ़ने के साथ अब भगवद गीता का सार भी पढ़ेंगे। भगवद गीता को सिलेबस में शामिल करने से छात्र छात्राओं को जीवन जीने का नया नजरिया मिलेगा, तो वही समाज और देश को नई दिशा की तरफ ले जाने की सीख भी मिलेगी। शिक्षाविदों का मानना है कि भारत को भारत बनाए रखने के लिए भगवद गीता को सिलेबस में शामिल करना बेहद अनिवार्य है। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। एमपी के कॉलेजों में रामचरितमानस के बाद अब भगवद गीता भी पढ़ाई जाएगी। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं से संवाद के दौरान ये जानकारी दी। सीएम ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग भगवद गीता को सिलेबस में शामिल करने प्लान तैयार कर रहा है, जो कि सेकेंड ईयर के सिलेबस में शामिल किया जाएगा। ये मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ उसकी। मुझे अभी मोहन बता रहे थे, श्रीमद् भगवद गीता का सामाजिक संदर्भ ये विषय सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा, स्नातक द्वितीय में। देखो गीता अद्भुत है, अद्भुत है। मैं स्वयं भी आपको ये बताना चाहता हूं, बचपन से मैंने गीता जी पढ़ी है, और गीता जी को अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आप तनाव से दूर रह सकते हैं। गीता कहती है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। अगर कर्म करते समय परिणाम की सोचते रहे तो काम भी ढंग से नहीं कर पाओगे, काम भी ढंग से नहीं कर पाओगे। अब परिणाम अकेले आपके निर्भर थोड़ी करता, 17 तरह की परिस्थितियां हैं, तो परिणाम अपनी चिंता आप करेगा। तुम तो वैसे ही कर्म करो जैसे पानी में कमल का पत्ता रहता भी है लेकिन वो पानी से अलग रहता है, कमल के पत्ते के समान रहो। तो काम करो और उसके परिणाम की चिंता मत करो। इसको निष्काम कर्म योग कहते हैं, निष्काम होकर काम करो। यानी रामचरितमानस महाभारत के साथ ही मध्य प्रदेश के छात्र छात्राएं भगवद गीता में दिए गए व्यवहारिक जीवन के गुण सूत्र की सीख भी ले पाएंगे। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव इसे सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का निर्णय बताते हैं। दावा यह भी कि इससे युवाओं की सांस्कृतिक डोर मजबूत होगी। मोहन यादव कहते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भगवान श्री राम के वक्त की इंजीनियरिंग राम सेतु के बारे में जान रहे हैं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जुडिशली में हम सब जानते हैं कि कभी कोई गवाही होती है तो रामायण पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सही बोलेंगे। लेकिन क्या हम ये बात जानते हैं कि गीता और रामायण किसी स्कूल में पढ़ाई जाती है, किसी कॉलेज में पढ़ाई जाती है? तो हमारे ग्रंथों को अगर हम जानने का मौका नहीं देंगे तो फिर बाद में उनकी महत्ता कैसे मालूम पड़ेगी? और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के लिए ये बहुत एक तरह से ऐतिहासिक निर्णय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभार भी मानता हूँ, और उच्च शिक्षा विभाग ये सब चीजें करने जा रहा है जिसके कारण से हमारी सांस्कृतिक डोर मजबूत। तो अब भगवद गीता के संस्कृत के श्लोकों की व्याख्या हिंदी में की जाएगी। प्रोफेसर केजी मिश्रा मानते हैं कि भगवद गीता और रामायण छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए पढ़ना जरूरी है। इससे तार्किक क्षमता, समाज को अलग तरह से देखने का नजरिया भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, यह ग्रंथ अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न जैसी बुराइयों के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देता है। आपको याद होगा आजादी की लड़ाई के समय लोकमान्य तिलक ने गीता का भाष्य लिखा, महात्मा गांधी ने गीता की व्याख्याएं की, हमारे क्रांतिकारी फांसी के फंदों पर गीता की प्रति लेकर के फांसी के फंदे पर चढ़ते थे। आखिर क्यों? किसी दूसरे धर्म ग्रंथ को लेकर तो नहीं चढ़े। कारण स्पष्ट है कि श्रीमद् भगवद गीता प्रेरणा है अत्याचार और शोषण के निवारण की। हालांकि सियासत का सिलेबस में भगवद गीता पढ़ाने पर नजरिया जो भी हो, लेकिन गीता के संस्कृत श्लोकों की हिंदी में तार्किक व्याख्या जरूरी होगी, ताकि इंसानी जीवन के मूल्यों और हर पहलू को स्टूडेंट गीता के माध्यम से बेहतर समझ पाएं और जीवन में उतार पाएं। भोपाल से रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिलहाल यहां पर रुकेंगे, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।
भोपाल में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में बोले सीएम शिवराज, कहा बांग्लादेशियों की तलाशी हो, सभी सतर्क रहें, कॉन्फ्रेंस है हमारे काम का मूल्यांकन। स्वयंसेवी संस्थाओं के सम्मेलन में बोले शिवराज, कहा समाज में हो रहे अच्छे काम सुर्खियां नहीं बन पाते, टैक्स सखी ग्रामीण इलाकों में वसूल रही है टैक्स। मोदी सरकार के बूस्टर डोज लगाने के निर्णय पर मंत्री सारंग का बयान, कहा केंद्र की गाइडलाइन का करेंगे पालन। इमरान खान की ओर से भारत की तारीफ किए जाने पर बोले सिंधिया, कहा भारत की प्रशंसा आज विश्व स्तर पर हर नेता करने के लिए उत्सुक। इमरान खान के भारत की तारीफ करने पर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मोदी सरकार में अब दुश्मन भी गा रहे हमारे गुण। रायसेन के शिव मंदिर खोलने को लेकर बोले मंत्री प्रभुराम चौधरी, कहा हम भी चाहते हैं जल्द खुले मंदिर के ताले, केंद्रीय संस्कृति विभाग से चल रही बात। एमपी के बिजली उपभोक्ताओं को बढ़ी दरों का झटका लगा है, 50 यूनिट खपत पर लगेंगे 4.21 रुपए प्रति यूनिट, फिक्स और मिनिमम एनर्जी चार्ज अलग से जुड़ेगा। बिजली उपभोक्ताओं को कोरोना काल के बकाया बिजली बिल माफ कराने देना होगा, आवेदन 31 अगस्त 2020 के पहले बकाया बिलों को किया जाएगा माफ। भीषण गर्मी को देखते हुए एमपी के 16 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, राजगढ़ और नर्मदापुरम में तापमान 45 डिग्री तक पहुंचा। खरगोन में जल संकट पर भड़का इदारतपुर के ग्रामीणों का आक्रोश, कलेक्ट्रेट परिसर पर दिया धरना, बीती रात भी वहीं गुजारी। आज डॉक्टर्स की सेवाएं खत्म करने को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। दमोह के सागर नाका कृषि मंडी में एंट्री के लिए किसानों से अवैध वसूली, विधायक रामबाई ने लगाई फटकार, मंडी सचिव से खिलाई मंदिर में कसम। ग्वालियर के 15 अस्पतालों का लाइसेंस रद्द, सीएमएचओ ने जारी किया आदेश, रजिस्ट्रेशन न करने पर हुई कार्रवाई, अस्पतालों को तत्काल बंद करने के निर्देश। छिंदवाड़ा में गोली मारकर 2 व्यापारियों से लूटे सोने चांदी और नकदी से भरा बैग, अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। इंदौर में पुलिस कांस्टेबल को नशे में धुत युवक ने पीटा, युवक का हुआ था पुलिस वाले से विवाद, आरोपी पर मामला दर्ज। कृषि मंत्री कमल पटेल ने इंदौर में फार्म टेक एशिया कृषि प्रदर्शनी का किया उद्घाटन, कहा किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य। उमरिया में 3 दिवसीय प्राकट्य पर्व की भव्य शुरुआत, रामनवमी पर संस्कृति विभाग करा रहा आयोजन, नामचीन कलाकार देंगे प्रस्तुति। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के दिन मैहर में मां शारदा की भव्य आरती, महागौरी के रूप में हुआ मां का श्रृंगार और पूजन। मंदसौर के माता नालछा मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, आकर्षक श्रृंगार के साथ माता का मां अष्टमी पर महाआरती। छत्तीसगढ़ में न्याय योजना की राशि में कटौती के विरोध में बीजेपी का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन, सभी जिला मुख्यालय में पुतला फूंकेगी पार्टी। रायपुर के श्यामनगर से पुलिस ने बड़ी संख्या में तलवार किया जब्त, असामाजिक तत्वों को धारदार हथियार बेचने का आरोप। रायपुर के राजेंद्र नगर में चाकूबाजी में 1 की मौत, 2 घायल, 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 अभी भी फरार। रायगढ़ में चिटफंड कंपनी प्रतिष्ठा इंफ्राकॉम के 2 डायरेक्टर गिरफ्तार, सैकड़ों निवेशकों को करोड़ों का चूना लगाने का आरोप। राजनांदगांव के रेंगा कठेरा के पास साड़ियों से भरी गाड़ी पकड़ी गई, जांच में जुटी पुलिस और निर्वाचन आयोग की टीम, चुनाव में बांटने की आशंका। रायपुर की राजेंद्र नगर पुलिस ने मानव तस्करों को किया गिरफ्तार, देह व्यापार के लिए बनारस की लड़की को रायपुर में बेचने का आरोप। सब्जी मंडी में लाल टमाटर के भाव जमीन पर आए तो नींबू के दाम पहुंचे आसमान पर, 10 रुपए में मिल रहा 1 नींबू, टमाटर बिक रहा 4 रुपए किलो। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 10 अप्रैल तक किए जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। छत्तीसगढ़ में 11 से 13 अप्रैल तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे कर्मचारी, महंगाई भत्ते बढ़ाने की मांग को लेकर सभी जिलों में करेंगे धरना प्रदर्शन। गरियाबंद के पांडुका में पेड़ से लटकी मिली शिक्षक की लाश, स्कूल से छुट्टी होने के बाद नहीं पहुंचा था घर। बलौदाबाजार में ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, 1 शख्स की मौत, 2 बाल बाल बचे, हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कोंडागांव में बस से 6 लाख का गांजा बरामद, 1 तस्कर गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जशपुर जिले में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पार्टी के सीनियर लीडर सरहुल भगत ने थामा आम आदमी पार्टी का हाथ, 2013 में जशपुर से कांग्रेस प्रत्याशी थे सरहुल भगत। सूरजपुर के ग्रामीण इलाकों में पेयजल की भारी किल्लत, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह ने जल्द संकट दूर करने का दिया आश्वासन। धमतरी से शुष्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का फरार डायरेक्टर दिनेश सैनी उज्जैन से गिरफ्तार,
सैनी पर लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप। कोरबा पुलिस ने साइबर सेल की मदद से 120 गुम मोबाइल ढूंढकर मालिकों को लौटाया। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिले। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। खैरागढ़ में चुनावी प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। ऐसे में सियासी मुद्दों के साथ साथ एक एक समीकरणों को साधने में जुटे हुए हैं राजनेता, जिसमें जाति का परचम लहराया जा सके। खैरागढ़ के जाति समीकरणों को साधने की कोशिश हो रही है। लोधी बाहुल्य खैरागढ़ में जातियों को साधने में सभी दल जुटे हुए हैं। तो खैरागढ़ उपचुनाव की सियासी जंग में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। लोधी बाहुल्य विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही लोधी समाज से अपना प्रत्याशी बनाए हैं। ऐसे में मुकाबला बेहद कड़ा हो गया है। देखिए खबर में दम है। चुकी है 12 अप्रैल को मतदान होना है। इससे पहले दोनों ही राजनीतिक दल सहित तमाम प्रत्याशी इस गुणागणित में लगे हैं कि कैसे तमाम समीकरण को साध के विजय श्री हासिल की जाए। अब इसी बीच जातिगत समीकरण का ये इतिहास और ये आंकड़े बताने के लिए काफ़ी है कि खैरागढ़ में न केवल लोधी मतदाता बल्कि उसके अलावा भी अन्य समाज की बाहुल्यता है जो इस चुनाव में निर्णायक भूमिका में सामने आ सकती है। राजनांदगांव जिले का खैरागढ़ इन दिनों सियासत का अखाड़ा बन गया है। वो अखाड़ा जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल सियासी दांव पेच आजमा रहे हैं। अखाड़े में जोगी कांग्रेस के अलावा निर्दलीय भी दम दिखा रहे हैं। जाति समीकरणों की बात करें तो लोधी समाज की यहाँ बहुलता है, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी समाज को साधने के लिए लोधी उम्मीदवार को मैदान में उतारे हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि गोंड जनजाति चुनावी नतीजे पर निर्णायक असर डाल सकते हैं। मसलन खैरागढ़ का जातिगत समीकरण, प्रमुख जाति और उसकी संख्या: लोधी 42,593, गोंड 29,342, साहू 24,245, यादव 18,275, सतनामी 16,942, पटेल 12,093, निषाद 7,539, रजक 4,104, महार 5,330, ब्राह्मण 3,587। जानकारों की माने तो लोधी समाज का वोट कांग्रेस और बीजेपी के बीच बंट सकता है। ऐसे में गोंड और साहू समाज का वोट उम्मीदवारों के निर्णायक साबित हो सकता है। सामाजिक लोग हैं, इनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। केवल लोधी समाज को आप पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों ही पार्टियां, लेकिन उन अन्य समाज को उनको भूलना नहीं चाहिए। पटेल समाज के काफ़ी 12-13 हज़ार हैं, लगभग 14,000 यादव समाज के हैं, 29,000 करीबन साहू समाज के लोग हैं। तो इन लोगों को आप भुला नहीं सकते, भूल नहीं सकते। इनको भी लेके व्यवस्था है, इनको लेके मतलब इनको भी तवज्जो देनी पड़ेगी दोनों तीनों पार्टियों को। चुनाव के प्रचार के शोर खैरागढ़ में अपने चरम पर है। ऐसे में सियासी दल मुद्दों के अलावा उन समीकरणों को भी साधने की जुगत लगा रही है। हालांकि किसकी रणनीति कामयाब होती है इसका पता नतीजों के सामने आने पर होगा। ये आंकड़े बताने के लिए काफ़ी है कि लोधी समाज के इतर जाके भी अन्य समाज, गोंड जनजाति और यादव हो या पटेल हो, ऐसे समाज के लोग इस चुनाव में जीत हार का फासला तय करेंगे। ये बात अलग है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही लोधी समाज से अपने प्रत्याशी उतार के ये कोशिश की है कि जिस समाज की बाहुल्यता है उसे साध लिया जाए। मगर ये आंकड़े बताते हैं कि बाकी समुदाय, बाकी समाज का भी वर्चस्व खैरागढ़ में। बहरहाल इन तमाम सियासी समीकरण और जातिगत आंकड़ों के बाद 16 अप्रैल को पता चल पाएगा कि कौन सी पार्टी इन आंकड़ों को, इन समीकरण को साधने में सफल हो पाई है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही खबर में दम है। मैं फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।